बार पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे इसके तो और रीजन भी होते हैं कि हाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, इधर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ऐसा भी बोलते हैं कई बार, पर वो सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी तो यही है कि आयनिक और कोवेलेंट का डिफरेंस आया है। मतलब पोटेशियम के केस में आयनिक रहेगा, सिल्वर के केस में क्या रहेगा, वो कोवेलेंट। अब हम SN2 करने वाले हैं। SN2 रिएक्शन, हाँ बेटा बोलो, किसके नीचे बेटा? अच्छा ये नाइट्रो एल्केन है बेटा, मतलब NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो और ONO को बोलते हैं नाइट्राइड, बिकॉज आपको फॉर्मूले वैसे भी नहीं मिलने वाले, वहां इनका नेम आने वाला, ऐसे ही लिखा है हमने, ये नहीं देगा वो आपको, वो देगा प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्काइल नाइट्राइड या फिर नाइट्रो एल्केन, या फिर ऐसे पूछेगा कि अटैकिंग साइड नाइट्रोजन की साइड से होगी या ऑक्सीजन की साइड से। क्या बेटा हमें रिपीट करो, क्या पूछ रहे हैं? सेकंड का क्या फल है? सेकंड कौन सा सेकंड? इसको रिपीट करें? देखो हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमने नंबर नहीं डाले 1 2 3 4, तो आप अच्छा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में क्या समझ में नहीं आया, कैसे अटैक हुआ है? नाइट्रोजन की साइड से। देखो नाइट्रो हम बोल रहे हैं बार बार की जब भी Ag आएगा, स्ट्रक्चर बना है ना आपके सामने, Cn माइनस का बन रहा है और NO2 माइनस का बन रहा है। जब Cn माइनस पर माइनस चार्ज आया एग्जैक्टली, तब K प्लस आएगा पास में, जब K प्लस आया और Cn माइनस आया तो माइनस चार्ज कार्बन पर आ रहा है, बॉन्ड आयनिक था, कार्बन ने अटैक कर दिया तो साइनाइड बन गया। लेकिन जब Ag आएगा तब ऐसा होगा कि ये जो नेगेटिव था ना बेटा, यहां पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है ना, तो सही है, KCN में तो ऐसे ही रहेगा आयनिक, लेकिन AgCN के टाइम ये वाला बॉन्ड बना तो आयनिक है, हमारा नहीं कर आयनिक नहीं है, पर आयनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ गया, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं रिप्रेजेंट करा गया है। तो जो बॉन्ड आप आयनिक समझ के चल रहे थे अब वो कोवेलेंट ज्यादा आ गया, अगर कोवेलेंट आ गया तो इधर से तो अटैक आप कार्बन नहीं कर पाएगा ना, तो फिर अटैक कहां से होगा? नाइट्रोजन की साइड से। अगर हम NO2 की साइड आते हैं बेटा, तो ये NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बन रहा है आपके सामने, ये माइनस और प्लस है, K प्लस में पूरा आयनिक बॉन्ड है, तो अटैकिंग बन गया O माइनस। अब जैसे आप Ag लाएंगे तो यहां पर इसकी जगह पर Ag आएगा ना बेटा, तो ऐसा आना चाहिए O नेगेटिव Ag प्लस, हाँ ऐसा है भी है, आयनिक है भी, पर आयनिक के साथ साथ इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, तो कोवेलेंट कैरेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, बना नहीं है, हम बोला सिर्फ बड़ा है कोवेलेंट कैरेक्टर, ये कोवेलेंट तो बनना संभव ही नहीं है ना, Ag तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा आराम से, पर आयनिक में कोवेलेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने के लिए। अब ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफाइल साइड खत्म, अब कौन करेगा अटैक? नाइट्रोजन, क्योंकि इस पर लॉन पेयर है, ठीक है। अब ये SN1 ओवर हो गया बेटा, जितने भी आपने कॉपी में लिखा उसके अलावा SN1 से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आता है SN2। SN2 का मतलब ये है कि इस रिएक्शन की जो रेट होगी उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? 2। तो अगर हम SN2 की रेट को लिखते हैं बेटा, तो ये एक तो डिपेंड करती है RH पर, और साथ में इसकी स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जबकि SN1 में केवल आता है RH, ठीक है, वहां न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं। तुम खुल चलाओ तो बेटा, जो भी बोल रहे हैं। चलो SN2 में जो ऑर्डर होता है बेटा वो होता है मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बस हम बता देते हैं मैकेनिज्म से ऐसा क्यों चल रहा है, बनेगा तो भाई सब कुछ प्रोडक्ट वही बनेगा। ऐसा होता है कि सपोज आपने ले लिया CH3Cl और आपने कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड कर दिया, जैसे आपने KOH को ऐड कर दिया,
तो रिएक्शन स्टार्ट होगी चलना। आप सोच रहे हैं कि चलो मैं इसको SN1 के रास्ते से ले जाऊं, तो अगर सपोज ये SN1 से हुई होगी, हमें क्या पता कैसे हुई है, अगर SN1 से हुई होगी तो CH3 प्लस कार्बोकैटायन बना होगा। आप ट्रैप करने के लिए बैठे होंगे, आपको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जितनी देर में आप ट्रैप कर रहे हैं उससे कम उसकी लाइफ टाइम है। तो CH3 प्लस को ट्रैप करना मुश्किल होगा ही नहीं। मतलब हम ये ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि CH3 प्लस यहाँ पर बना नहीं होगा, पता नहीं बना या नहीं बना, पर हमने नहीं पकड़ा तो नहीं बना, पर प्रोडक्ट तो बना है इसका। मतलब Cl को हटकर क्या आया बेटा, OH आया है, तो पक्का है कि प्रोडक्ट तो बना है। अगर प्रोडक्ट कार्बोकैटायन से नहीं बना तो किसी दूसरे और रास्ते से बना है। तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो कार्बोकैटायन बनता या प्रोडक्ट नहीं बनता। तो कार्बोकैटायन हमारी पकड़ में नहीं आया, मतलब कार्बोकैटायन नहीं बना, प्रोडक्ट तो बना है, तो रास्ता चेंज हुआ होगा। तो जब ये वाला बना हुआ है प्रोडक्ट, तो इसमें ऐसे हुआ होगा, ये स्लो है इसका और RDS है, तो ये ऐसे बना है CH3, ठीक है, ये CH3 बना है। यहाँ पे हमने ऐसा इमेजिन करा है कि जब ये अटैक हुआ है OH माइनस का, तो Cl वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक नहीं हुआ था, उसके पहले ही OH माइनस से अटैक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक हुआ ही नहीं पहले। तो अगर पूरा ब्रेक नहीं हुआ तो आप ऐसे डैश डैश लगा सकते हो बेटा इसको, ठीक है। और हम बोले जब पूरा ब्रेक नहीं हुआ तभी अटैक हो गया, तो अटैक होने वाली साइड अब एक ही बचती है, बैक साइड बचती है, तो अटैक अब बैक साइड से हुआ है इसमें। तो ऐसा इमेजिन करा कि ऐसा हुआ होगा, स्टिल ऐसा होता किसी ने देखा नहीं है कि आयरन की वैलेंसी 5 हो चुकी है। इतना अनस्टेबल प्रोडक्ट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, तो ऐसा होता हुआ किसी ने देखा नहीं है, पर इसके अलावा कैसे हुआ होगा सोचने का और कोई रास्ता भी नहीं है। सारे प्रिंसिपल लगाकर ये एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म निकल कर आ रही कि ऐसा हुआ होगा। अब इसको हम बोलेंगे TS, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये स्टेप फास्ट होगा, यहां से Cl माइनस बाहर निकल जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CH3OH प्लस Cl माइनस। मतलब ये एक ही स्टेप में पूरी होती है एक साथ। जैसे हम रिएक्टेंट डालते हैं सीधा प्रोडक्ट हमारे सामने होता है। ये कहां से कैसे बना है होता हुआ हमने देखा नहीं, ना इसको ट्रैप करा है, बस इमेजिन करा ऐसा हो जाता होगा। ये मैकेनिज्म बेटा SN2 की है। अब अगर SN2 की ये वाली मैकेनिज्म को आप मान ले और इसको प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं बेटा हम? देखो, अगर SN2 में हम रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालते हैं, तो आपने अगर मिथाइल हैलाइड रखा है तो यहाँ पर 3 H आएंगे, TS बना है ना बीच वाला। अगर आप 1 डिग्री लेंगे तो इन H में से एक H की जगह कार्बन आएगा, यही होगा ना। अभी 2 डिग्री लेंगे तो 2 कार्बन आएंगे, और 3 डिग्री लेंगे तो कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन आएंगे। देखिए TS में वैसे ही कार्बन की बैलेंस 5 हो चुकी है, हाईली क्राउडेड है, तो अगर आप ग्रुप का साइज बढ़ा तो TS नहीं बननी। मतलब आप समझ लो 3 डिग्री की TS तो बननी ही नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री में तीनों कार्बन आ जाएंगे। सबसे अच्छी TS किसकी बनी है, मिथाइल हैलाइड की। उससे थोड़ा और मिलती जुलती अच्छी बन जाएगी 1 डिग्री की, 3 डिग्री की बनना नहीं है। 2 डिग्री दोनों 50-50 रहता है, मतलब 50% कार्बोकैटायन में सही रहता है, 50% वो TS में सही रहता है। ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अगर कोई स्टेट ऐसी आ रही है जिसको आप आइसोलेटेड नहीं कर पा रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। एक फेज से दूसरे फेज में आप ट्रांजिट करने जा रहे हो, बट आप उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर TS में क्राउड होता है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। SN1 में कार्बोकैटायन होता था, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर वो था, ठीक है। अगर हम SN2 का रिएक्टिविटी लगाएं तो ये ऑर्डर आ गया बेटा। अगर सिमिलर हेलोजन लगाते हैं हम तो सेम रहेगा। अगर हेलोजन सेम है तो पहले CH3 आएगा, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक हो ही रहा है इसमें हेलोजन वाला। इसके बाद CH3Br, फिर आएगा CH3
Cl और लास्ट में अगर हमने ऑप्शन में डाला हुआ है तो आएगा CH3F। अब इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री लगाते हैं बेटा। सपोज आपने यहां पर ये जो अल्काइल एनाइड रख रखा है, इसको आपने कायरल सेंटर वाला ले लिया, ऐसे ले लिया जिसमें कायरल सेंटर है। यहां पर हमने जो RX लिया है वो कुछ ऐसे ले लिया, C, यहां ले रखा है X, यहां ले रखा हमने H, ये R, ये R डैश, ठीक है। बोल सकते हैं, मतलब कैसे भी करके टाइम खराब करना है पूरा। अभी खड़ा करें, ये आवाज सही करो भैया आप। अभी रुको, हम 5 मिनट, जैसे माइक सही होगा ना अभी खड़ा करेंगे रैंडम, जितने पेज लिखा है ना सब सुनाने आपको। इसकी आवाज आ ही नहीं रही है। हम लग रहा है आवाज इसकी नहीं आ रही, इससे शायद बच्चों की आवाज। तो कौन सा वाला मेरे हाथ में, कौन ऑफलाइन कौन सा है, ऑफलाइन कौन सा है बताओ। इसकी आवाज देखो आप, नहीं आ रही। हाँ वो चल रहा है ना, उसको देखो। ऐसे तो पूछ लिया हमने। आप खड़े हो जाओ ना, आप देने, आप जो आपको बोले, आपने पीछे पलट के देखा ना, ब्लैक टी शर्ट खड़े हो। हाँ चलिए बताइए आप। SN1 रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? मास्क हटा के आंसर दीजिए। हाँ 2 स्टेप में पूरी होती है ना। स्लो स्टेप कौन सा होता है बेटा? स्लो स्टेप कौन सा है, फर्स्ट या फिर सेकंड? हाँ फर्स्ट। तो क्या बनता है स्लो के बाद? क्या बनता है स्लो स्टेप के बाद? क्या बनता है? कार्बोकेटायन। वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड। डर लग रहा है? आप खड़े हो। आप नहीं, आपको पूछ रहे हैं। खड़ा। हाँ आप ही को पूछ रहे हैं। अच्छा बताओ, RX पर अगर हम KCN की रिएक्शन करवाएंगे, KCN, और या फिर करवाएंगे AgCN, ये प्रोडक्ट बताओ। हाँ RX KCN से क्या बनेगा? RCN। तो अटैकिंग साइट क्या होगी? जल्दी जल्दी बोलो, अटैकिंग साइट क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? बोलो बोलो। एक बार रिपीट करो, RX पर KCN की रिएक्शन करवाना है, प्रोडक्ट बताओ। हेलो, RX को KCN से रिएक्ट करवाओ, RCN। अटैकिंग साइट क्या होगी? N। तो N का अटैक करोगे तो RCN बनेगा। आप बताओ, आप बताओ बेटा। हाँ नहीं, हम बोल रहे हैं, हमने कुछ बोला तो भूल जाओ। अब बोलो, RX पर हम KCN की रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या बनेगा बेटा? RCN। वेरी गुड, ये RCN बना दिया ना। अभी हम पूछ रहे हैं इसमें अटैकिंग साइट कौन सा है, इसमें से कार्बन है कि नाइट्रोजन है? कार्बन है ना, देखो आप, अगर नाइट्रोजन होता तो आइसोसाइनाइड बनता ना बेटा। लेट अस सिट डाउन। वेरी गुड। ये वाला ये जो बना है बेटा, ये अल्काइल एनाइड, ये कायरल सेंटर वाला है ना, ठीक है। और 2 डिग्री है, 3 डिग्री तो नहीं है ना, तो कुछ भी हो सकता है, SN1 SN2। हम इस पर SN2 करवाते हैं। ये कायरल सेंटर है, तो हमने लेट्स अज्यूम कर लिया है कि ये L होगा, और हमने मान लिया प्रैक्टिकली कि L है, 100% L होगा। आप इस पर अगर हम मैकेनिज्म करवा रहे हैं बेटा, तो आप किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे इस पर, इसकी TS बनाएंगे ना बेटा, कार्बन की। तो कार्बन H, ये R, यहां पर R डैश है, और ये पूरा तो ब्रेक हुआ नहीं होगा, तो X होगा ना, ऐसे होगा। अब इसी टाइम आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी करना है यहाँ पर,
तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा होगा? बैक साइड से करेगा ना केवल, क्योंकि देखो कार्बन की फ्रंट साइड और अपर और लोअर साइड को तो ब्लॉक कर रखा है, तो अभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक केवल यहीं से हो रहा होगा, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल केवल बैक साइड से अटैक कर रहा होगा। अब जब प्रोडक्ट बनना है तो क्या करना है, ये तो टीएस है, हाईली अनस्टेबल है, तुरंत जब ये कन्वर्ट हुआ होगा तो सी, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने एच आर आर डैश और एक्स की जगह पर क्या है एन यू, तो ये बैक साइड में आया ना बेटा, देखो ऐसे बना ना, तो इसमें एक्स जो फ्रंट साइड में था, राइट हैंड साइड में ना हमारे प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड में आया है, देखो आप ये वाला एक्स आपके राइट हैंड साइड है ना, देखो आपके हाथ से एक्स की जगह आपने एनयू लगाया है, पर एनयू लेफ्ट हैंड साइड में आया है, देखो हम ये मानेंगे कि अगर ये एल था तो वो डी बनाए ना, और एक ही प्रोडक्ट बनाए, तो SN2 में इन्वर्जन हो जाता है उल्टा, अगर डी है तो उससे बन जाता है एल, और एल है तो उससे बन जाता है डी। तो ये SN2 का सेकंड है कि जब भी SN2 होगा तब इन्वर्जन होगा। और अगर SN1 होगा तो हाँ दोनों होते हैं, दोनों मतलब D प्लस एल, तो D प्लस एल दोनों बनने को हम कुछ बोल सकते हैं, देखो D प्लस, एक सेकेंड, रेसिवाइजन डी और प्लस एल का नाम है, हम बोले तो कोई प्रोसेस बोल सकते हैं क्या? देखिए दोनों हुए होंगे मतलब क्या होगा, एक तो डी से डी प्लस एल बनाना बेटा, एक तो डी से एल बना होगा उसको अपन बोल सकते हैं इन्वर्जन, ठीक है, और एक डी से डी बना होगा ना उसको रिटेंशन बोल सकते हैं, बोलेंगे SN1 में दोनों हुए हैं, क्या हुआ है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, ऐसे। स्पेलिंग को सही करना था। बेटा ये समझ में आ गया कि बोर्ड ने एक बार पूछा था रेसिमाइजेशन का रिजल्ट क्या है, मतलब रेसिमाइजेशन किसका रिजल्ट है, किसका है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। हाँ नहीं SN1 का तो है ही सही, पर रेसिमाइजेशन पूछा था उसने, रेसिमाइजेशन का मीनिंग क्या है, एक तो होता है 50D और 50L, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, साथ में उसमें क्या होता है रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, और SN1 का प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, SN2 का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये SN1 और SN2 दोनों खत्म हो गई है, तो पहले टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब सेकंड टाइप का पढ़ेंगे हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें डाउट हो रहा है बेटा रिटेंशन प्लस इन्वर्जन में? देखो हमारे पास डी होता है ना केवल, और डी से हम डी प्लस एल बनाते हैं, ये तो 100% होता है ना, और ये 50-50 होता है, तो इसका 50 और इसका 50 क्या है, रिटेंशन, डी और डी वाला क्या होगा रिटेंशन, अब डी से एल बनाए वो क्या होगा इन्वर्जन, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, रेसिमाइजेशन, प्रोसेस का नाम क्या होता है रेसिमाइजेशन, और टोटल जो बनता है वो होता है रेसिमिक मिक्सचर। तो गया सन,
देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कि सपोज हमने C2H5Cl ले लिया और यहां पर हमने KOH ले लिया बेटा। अब KOH को हमने एक्वस ले रखा है, ठीक है, तो OH माइनस बेस मिल जाएगा आपको। अब जब OH माइनस बेस मिलेगा तो नॉर्मल SN होगी, SN2 होगी ऑब्वियस यहाँ पर, क्योंकि आपने 1 डिग्री ले रखा है, तो प्रोडक्ट होगा SN रिएक्शन का C2H5OH प्लस KCl, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो KOH है इसको अल्कोहलिक कर देते हैं बेटा। ये KOH एक्वस था, अभी KOH को चेंज करके हमने अल्कोहलिक कर दिया, मतलब हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया उसका KOH का। तो अल्कोहलिक KOH ना न्यूक्लियोफाइल कम होता है, बेस की तरह ज्यादा रिएक्ट करता है। जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो दोनों काम कर सकता है ना, न्यूक्लियोफाइल का और बेस का। तो जब KOH एक्वस होता है तब OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा होता है। तो अभी एक्वस है तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और अगर हमने अल्कोहलिक कर दिया तो OH माइनस एज ए बेस ट्रीट कर रहा होता है बेटा। आप ये बताइए कि अगर हमने KOH अल्कोहलिक ले लिया है, OH माइनस बेस होगा, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? इन दोनों को बनाइए जरा। हाँ बना। अब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं है यहाँ पर। अगर OH माइनस इस टाइम बेस की तरफ वर्क कर रहा होगा तो पहला स्टेप तो कॉमन होगा, मतलब पहले तो कार्बोकेटायन बना लिया हमने, क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से होना है कि ये बॉन्ड ब्रेक होना है पक्का, चाहे आप SN बना लो SN2, दोनों में हमें काम तो एक ही करना है ना, कि CCl बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ दिया हमने, कार्बोकेटायन बन गया। सपोज कार्बोकेटायन बनने के बाद अगर OH माइनस आया और उसके बाद 2 ऑप्शन हुए कि आप न्यूक्लियोफाइल बन जाइए, तो बन गया। और हम कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बेस है, तो क्या करेगा आप ये बताइए। यहां पर अगर ऐसा हुआ CH3CH2 प्लस बन गया, ये लोग बन गया। अब कौन आ रहा है? OH माइनस ना, पर ये क्या बनकर आ रहा है? बेस। बेस का काम क्या होता है? न्यूट्रल होना। न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए उसको? H प्लस चाहिए, H प्लस चाहिए ना। इधर से H प्लस कोई दे सकता है? कौन देगा H प्लस? H प्लस वाला एसिडिक H चाहिए। इनमें कितने H नजर आ रहे हैं? 5। कौन सा H एसिडिक होगा? CH3 वाला। क्यों? चार्ज से क्या हुआ? H को H प्लस बनवाने के लिए कुछ तो रेस्पॉन्सिबल होगा ना। बिल्कुल सही है कि ये वाले H एसिडिक होंगे, होंगे ना। और क्यों होंगे? बोल रहे हैं चार्ज के कारण। तो चार्ज ऐसा क्या करेगा कि एसिडिक बन जाएगा ये? देखो इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है ना आपने। प्लस के पास वाला अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो ये कार्बोकेटाइन और ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होंगे, क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ऐसे, तो ये वाला कार्बन अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन एसिडिक बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन की पड़ोस वाला कार्बन कैसा होगा? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होंगे। तो जैसे ही OH माइनस आएगा ना बेटा, इन 3 H में से किसी के H को उड़ा के ले जाएगा और H प्लस को ले जाएगा ना। तो अगर H प्लस गया, सपोज ये वाला गया, तो ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट होगा, ये H और OH H2O बना देंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया? अब एल्कीन। देखिए इसी को बोलते हैं हम अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो कंपाउंड होते हैं ना, सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं वो एसिड बेस को, इसके बाद मिलता है एडिशन को, फिर मिलता है सब्स्टिट्यूशन को, और लास्ट में प्रेफरेंस मिलता है एलिमिनेशन को। देखो एलिमिनेशन होने के बाद क्या हुआ है कि इस कंपाउंड के जो सिंगल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड में और आ गए। भाई प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड वाला ना। कोई भी कंपाउंड डबल बॉन्ड बना नहीं चाहेगा, तो हमेशा एलिमिनेशन ड्रास्टिक कंडीशन में होता है।
आप देखना अभी ORM4 जब पढ़ेंगे तो आपको बार-बार बताया जाएगा कि जब तक एरो पर हीटिंग ना लग रहा हो एलिमिनेशन नहीं मानना है। न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो इसीलिए तो बोलते हैं कि तो आप क्या करवाने जा रहे हो, एलिमिनेशन। तो KOH एक्वस एक नॉर्मल रिएजेंट है, मतलब वहां पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, वो नॉर्मल कंडीशन चल रही है। KOH अल्कोहलिक एक ड्रास्टिक कंडीशन वाला माना गया है, वहां पर OH माइनस क्या है, बेस, और थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ाए रहते हैं। तो जब भी अल्काइल हैलाइड अब QOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करेगा और हम टेम्परेचर को बढ़ाए रहेंगे, कई बार बोर्ड वाले टेम्परेचर नहीं लगाते बेटा, KOH अल्कोहलिक लगाकर छोड़ देते हैं, तो अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा बेटा। एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2, ये बनेगा ना, क्योंकि देखो इसमें से एक Cl निकला वो KCl बना दिया, इधर से एक H निकला वो H2O बना दिया, और क्या बन गया, एल्कीन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और लिखते हैं बेटा। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके ये वाला लिख रहे हैं, देखो CH3 CH2 CH2 CHBr CH3, ये ले लेते हैं। देखो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा होगा बोलो, अल्फा कार्बन इसमें जिससे हेलोजन है वो अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा है। अब कुछ तो दिख नहीं रहा, तो जो हेलोजन है वो अल्फा होगा, तो उसके पास वाले बीटा होंगे ना बेटा, तो ये तो होगा बीटा और ये होगा बीटा प्लस बीटा डैश, हो गया। अब इस पर हमने अगर KOH एक्वस लिया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा Br हट के क्या लगाना है, OH। लेकिन अगर हम KOH को अल्कोहलिक ले लेते, अगर आप अल्कोहलिक लेंगे बेटा तो एलिमिनेशन होगा, उसके प्रोडक्ट बनाइए आप। देखो होगा क्या, पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा, बना दिया। कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तब अल्फा कार्बन चेंज हो जाएगा, जैसे ये कार्बोकेटाइन बनेगा ये और ये अल्फा होगा, होगा। तो आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 5 होंगे ना, इधर वाले तीनों एसिडिक बन जाएंगे, इधर वाले दोनों एसिडिक बन जाएंगे, यही होगा ना। तो जब प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो OH माइनस इधर वाला H भी ले सकता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, या फिर इधर वाला H लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो पहले से कार्बोकेटाइन तो बनाए हम, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, इसको ऊपर बनाते हैं, इसका हम पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ये Br यहां से हटके कार्बोकेटाइन बनेगा ना बेटा, तो CH3 CH2 CH प्लस CH3, इतना समझ में आ गया सबको, पहला स्टेप कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये अल्फा कार्बन बन गया ना बेटा, अब प्लस वाला कारण अल्फा होता है, प्लस के पास वाले होते हैं बीटा। अब इसे प्रोडक्ट बनाना है ना आपको, तो यहां पर कौन आएगा, OH माइनस आ रहा है और बेस की तरह काम कर रहा है वो, उसको H प्लस चाहिए ना वो OH माइनस को, तो कहां से ले सकता है वो, इसका ले सकता है, इसका लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और इसका लेगा तो यहाँ आएगा, इसका तो नहीं है ना, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, सपोज हमने इसका निकाला CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये बन गया बेटा, जबकि हमने ये वाला H प्लस लिया, इससे बना था, प्लस एक हम ये वाला ले लेते हैं, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है ना बेटा इस वाले का है, मतलब 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बनकर आ गई है, देखो। अब आपसे पूछेंगे इसका मेजर प्रोडक्ट बताइए, 2 बनने की पॉसिबिलिटी है ना, तो मेजर बताना है। मेजर कौन डिसाइड करेगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ना, वेरी गुड, जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा उससे अपनी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाई होगी, तो 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन में कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 ब्यूटीन, है ना। स्टेबिलिटी का रीजन सबको पता है,
जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। अल्फा हाइड्रोजन में आप, अब ये एल्कीन है, ये आपकी अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन याद करो, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, यहाँ पर कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर अगर ये कार्बन कुछ नहीं होते हैं, अब ये अल्फा होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर। ये किस रूल को फॉलो कर रहा है बेटा? ये रूल किसी साइंटिस्ट ने दिया था, बताओ। ये सेडजेप रूल, SATZEF, इसको जैप सेट भी बोलते हैं क्योंकि दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तो अपने अपनी कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सेडजेप रूल है, सेडजेप ने ये बताया था कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो मेजर होगी, कम वाली माइनर होगी, तो इसको हम बोलेंगे सेडजेप एल्कीन। ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से सेडजेप एल्कीन कौन सा होगा, ट्यूब्यूटीन होगा या फिर 1-ब्यूटीन? हाँ, 2-ब्यूटीन क्या है? सेडजेप एल्कीन, और ये मेजर प्रोडक्ट है। आपको अभी हॉफमैन एल्कीन पढ़ाएंगे, या हॉफमैन एल्कीन पढ़ेंगे तो इसका उल्टा होगी, वो वहां पर लेस वाली होगी। अभी कौन सी बन रही है फिलहाल? सेडजेप। सेडजेप में वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होती है। बस एलिमिनेशन में इतना ही करना है बेटा आपको, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन आती है, रिएक्शन विथ मेटल्स। इसकी लास्ट और थर्ड रिएक्शन आ रही है बेटा, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो पहले हम इसको Mg से रिएक्ट करवाएंगे Rx को, मतलब होगा Rx प्लस Mg, और यहां पर एक सॉल्वेंट ले रहे होते हैं हम, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब ROR होगा, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, वाटर की ड्रॉपलेट्स नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब ऐसा नहीं कोई सूखा हुआ कंपाउंड होगा, ड्राई ईथर लिक्विड ही होता है, पर उसमें वाटर की मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इन दोनों को डिजोल्व करवाने का काम कर रहा है, बिकॉज Rx और Mg आपस में इनसॉल्युबल है, तो इनसे बनेगा RMgX, और ये तो सभी को पता है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड को आपको ऐसे से पूछेगा नहीं बोर्ड, ऐसा है कि जब हम ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं बेटा, तो सॉल्वेंट हम ड्राई ईथर ले रहे हैं, अगर मान लो इसमें थोड़ी सी भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुई तो क्या होगा, वो ये पूछेगा। तो अगर सपोज आपने यहां पर जब RMgX का फॉर्मेशन किया है, कि Mg की रिएक्शन करेंगे RMgX तो बनेगा, पर सपोज यहाँ पर अगर मॉइस्चर हुआ, तो अगर RMgX बन भी गया, तो जो बना हुआ RMgX है, वो जो मॉइस्चर प्रेजेंट है HOH, उससे तुरंत रिएक्शन कर लेगा बेटा। RMgX में R नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, इधर H प्लस OH माइनस, तो अगर जरा सी भी वाटर की ड्रॉपलेट्स हुई तो फाइनल प्रोडक्ट आपको RH मिलेगा। इसलिए जब भी हम Mg की रिएक्शन करवाएं, और अगर हम ये चाह रहे हैं कि RMgX बने, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। आप बोलोगे मैम ईथर की बजाय अल्कोहल ले लो, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो हम अल्कोहल भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अल्कोहल लिया ROH, तो RMgX, अगर आपने सपोज यहाँ अल्कोहल ले लिया है ना, सॉल्वेंट चेंज करके, तो RMgX क्या करेगा? बनने के बाद इसके H से रिएक्ट करके RH बना डालेगा। कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन अगर हुआ तो RMgX उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे वाटर हो, अल्कोहल हो, एनिलीन कुछ भी हो,
तो हमें एक ऐसा सॉल्वेंट अवॉइड करना है जिसमें एसिडिक H प्रेजेंट हो। RNGX बनाने हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो थोड़ा सा पोलर भी हो, RX और Mg को डिजोल्व करता हो और खुद सॉल्वेंट के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट हो, मतलब उस सॉल्वेंट से H+ बनने की पॉसिबिलिटी ना हो। समझ गए? इसलिए हम केवल क्या लेंगे, ड्राई ईथर। तो जब RX Mg से रिएक्ट करेगा RMGX बनेगा, पर वहां पर मॉइस्चर या फिर अल्कोहल नहीं होना चाहिए, वरना फर्दर प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा, RMGX की बजाय आपको मिलेगा एल्कीन। RMGX जैसी बना वो एल्कीन बना देगा। तो अगर मॉइस्चर हुआ तो RMGX बना तो था, पर बनते उसने क्या बना दिया, RH, तो प्रोडक्ट तो एल्कीन मिला हमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे बेटा सोडियम से, इसकी रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे बेटा इसको। तो ये बोर्ड की रिएक्शन होती है जो आपने नाम सुना होगा, 11th में आपको ABC में पढ़ाई गई है ना, वो ABC 1 2 3 4 था ना हमारा, नहीं तो अभी पढ़ लो। देखो RX को हम सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं, यहां पर RX के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बेटा, और अभी डायरेक्ट हम बॉक्स वाली रिएक्शन लिख रहे हैं बिना मैकेनिज्म के। तो यहां से RR बन जाता है ये, और बाहर निकल जाता है 2Na आएगा यहाँ पर, RR प्लस NaX हो गया। अब अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर दोनों R डिफरेंट हुए तो क्या बनेगा, ये देख लो आप। सिमिलर हुआ तो अच्छा है, एनसीईआरटी आप खोलेंगे ना इस पर, बहुत अच्छा ABC वाला लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है, जो पहले 4 मार्क्स में आया करता था जब थ्योरेटिकल होता था पेपर, हो सकता है उसको ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर दें वो। इसको सवाल लेना, अगर दोनों R सेम हुए तो एक हायर एल्केन बन जाएगी। सपोज आपने यहाँ C2H5 ले लिया तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगी ना बेटा, और अभी तो स्ट्रेट चेन वाली ब्यूटेन बनने वाली है, N ब्यूटेन बनेगा ना। देखो, पर आपने दोनों R को चेंज कर दिया, तो आपने ऐसे ले लिया C2H5Cl प्लस Na प्लस CH3 से, ऐसे हमने चेंज कर दिया। अब बताइए प्रोडक्ट कितने बनने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और कुछ भी रैंडम रिएक्शन चल रही, मतलब मेरे लिए नहीं भी पता, हमें अगर कॉमन सेंस से भी आंसर निकालना है ऐसे। 4 कौन कौन से बनेंगे बता, पहला कौन सा बनेगा, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि इसी के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाए। भाई टेस्ट में आप काउंट करके तो नहीं डाल सकते ना, एक C2H5 और एक CH3, ऐसे तो नहीं डाल सकते काउंट करके आप, एक मॉलिक्यूल को डालना इम्पॉसिबल, उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते बेटा। तो टेस्ट ट्यूब में जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी होंगे, समझ गए आप, ये दिमाग से निकाल देना, एक एक लिखा है टेस्ट ट्यूब में, काफी सारे मॉलिक्यूल इसके भी और इसके भी और इसके भी है। तो क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, पहले बताओ, इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाए ना तो ब्यूटेन बनेगा, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि इसी के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो N ब्यूटेन बनेगा। तो पहला प्रोडक्ट तो बन गया C2H5 C2H5, ठीक है, प्लस सेकंड में इसके ही 2 कर जाए तो इथेन बन जाएगा, तो CH3 CH3, और एक एक पॉसिबिलिटी क्या है, जब दोनों का आपस में करेगा तो प्रोपेन बनेगा ना। तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, NaCl तो बन ही रहा है ना बेटा साथ में, पर ये बाय प्रोडक्ट है ना बेटा, हर बार NaCl इसका बाय प्रोडक्ट होगा ना, हम तो इसकी कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं बेटा। अच्छा आप वैसे टोटल काउंट कर रहे थे, हाँ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम ARX की करेंगे, देखो
chemical properties of ARX. हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे बेटा। तो नंबर 1 लिखिए बेटा आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी चेक करेंगे होगा नहीं होगा। एलिमिनेशन तो होगा नहीं, ऑलरेडी इतनी सारे बेंजीन के डबल बॉन्ड है ना। रिएक्शन विद मेटल्स इसमें भी होगी। इसमें किस साथ रिएक्शन आएगी, ईएस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो केवल एरोमेटिक में होता है बेटा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नंबर 1, नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये केवल एरोमेटिक में होती है इसलिए इसमें होगी। और थर्ड रिएक्शन तो वो कॉमन है जिसमें होगा मेटल्स के साथ, रिएक्शन विथ मेटल्स। चलो पहली रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। एसएन क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा हमें, एरोमेटिक ले रहे हैं ना आप, इसको भी हम क्यूएच एक्वा से रिएक्ट करवाते हैं। बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल उसी की तरह चलेगा मैकेनिज्म सब कुछ। पहले कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये वाला ना, तो क्या उसकी तरह ही आराम से हो जाएगा? उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? एक सेकेंड, ये सीसीएल बॉन्ड है ठीक है, और एक सीसीएल बॉन्ड ये है। अब जरा देख के बताओ दोनों सेम है कि कुछ चेंज है? ये वाला सीसीएल बॉन्ड और ये वाला सीसीएल बॉन्ड, दोनों को ब्रेक करना है। क्या इन दोनों में कोई चेंज है? ये बोले हैं क्या है बेटा? वेरी गुड। लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में होने से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वेरी गुड। ये बॉन्ड अब सिंगल नहीं बचा, देखो आप, यह बॉन्ड सिंगल है ना बेटा, इसमें क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये बॉन्ड सिंगल नहीं बचा, पार्शियल डबल बॉन्डेड हो गया। तो एरोमेटिक हैलाइड में एसएन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाती, बिकॉज उनका सीएक्स बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेने के कारण कैसा हो जाता है, पार्शियली डबल बॉन्डेड। तो अभी लिख लेना कि एरोमेटिक हैलाइड में एसएन रिएक्शन, इन एरोमेटिक हैलाइड्स एसएन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ऑर्डिनरी कंडीशंस। In aromatic halides, SN reaction is not possible in ordinary conditions. Ordinary condition means room temperature वाली condition. Not possible in ordinary conditions because carbon halogen bond, because carbon halogen CX bond is partially double bonded due to resonance. Therefore, more energy required. Therefore, more energy required for the breaking of CX bond. और अगर आपने इसको ऐसे लिखा और NaOH एक्वस करा है तो आपको लिखना है नो प्रोडक्ट फॉर्म, फिर कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, कि जब तक आप कोई एक्स्ट्रा कंडीशन से लगाएंगे रिएक्शन नहीं होने वाली। तो अगर ऐसे लिखा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन आपको तो करवानी है रिएक्शन, क्योंकि आप कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कंडीशंस होंगी वो होगी यहाँ पर हायर टेम्परेचर बेटा, अप्रोक्सीमेटली 623 केल्विन टेम्परेचर लगाना पड़ेगा।
और 300 एटीएम प्रेशर। ये आपको याद नहीं करना, ऐसे डबल के रेंज में याद रखना है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। सपोज कितना प्रेशर लगाया सोचिए आप, अभी 1 एटीएम ना, उससे हमने 300 एटीएम लगाया प्रेशर। टेम्परेचर अभी कितना होगा, और अभी ने कितना लगा रखा है 273 केल्विन टेम्परेचर ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ कितना लगा रखा है 623 केल्विन। तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने से क्या बनेगा यहाँ पर बताओ, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, सही से बताना, सोचकर प्रोडक्ट बताओ। वेरी गुड, फिनॉल बनेगा। अच्छा, फिनॉल बनाने वाले हाथ खड़ा करो अपना, जो बोल रहे हैं फिनॉल बनेगा। अरे इतना क्या सोच रहे, बनाओ ना। क्या ये बनेगा, यस नो बताओ। यस, तो आंसर गलत है। देखो इसमें क्या होगा कि फिनॉल बनेगा तो सही, फिनॉल एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। फिनॉल ठीक ठाक एसिडिक होता है। सीएल हटकर ओस लगा होगा, फिनॉल बना होगा, फिनॉल एसिड होता है। क्या कुछ और गड़बड़ होने के चांसेस है यहाँ पर अभी क्या? देखो फिनॉल बना होगा, आपने पहले से इतना स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, एनओएच लिए रखा है ना आपने, उसी कंटेनर में चल रहा है सब कुछ। जैसे ही फिनॉल बना होगा ना, इन दोनों में एसिड बेस हुआ होगा, और यहाँ पर फिनॉल का सोडियम सॉल्ट बन गया है। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? पहले फिनॉल बना, फिनॉल एसिड है ना बेटा, पर रिएक्शन कंटेनर में ऑलरेडी आपने बेस ले रखा है। जैसे ही फिनॉल बनाएगा, इन दोनों में एसिड बेस हुआ, किसमें, इसमें और इसमें, तो जो प्रोडक्ट है अभी ONA बनेगा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे तो फिनॉल चाहिए, तो आपको आप उसमें 1-2 ड्रॉप कोई भी एसिड जैसे HCl H2SO को ऐड करना पड़ेगा। अभी ऐड करेंगे तब बनेगा NaCl बाहर निकलकर फिनॉल। ये ध्यान रखना, और कहीं मार्क कर लेना, ये गड़बड़ मत कर आना आप ऑब्जेक्टिव में। क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय NOH और NaOH फॉलोड बाय HCl, तब जाके फिनॉल बनेगा। 2 स्टेप में फिनॉल बनेगा, सिंगल स्टेप में नहीं बनेगा, हम ये बोल रहे हैं। सिंगल स्टेप में फिनॉल का सोडियम सॉल्ट बनेगा बेटा, ठीक है। और अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाई तब तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी। हो गया? ये क्या हुआ है, Cl हटकर आपने OH लगाया है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बहुत मुश्किल से हुआ, उसका रीजन हमने लिख लिया। अब हमें बताना है कि इस रिंग में हम कोई ऐसा फैक्टर लगा सकते हैं क्या जिससे एसएन की रिएक्शन को हम बढ़ा पाए, ताकि हम इन कंडीशन को थोड़ा सा माइल्ड कर पाए, बिकॉज ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है, इतनी हर टाइम अवेलेबल होंगी, ये बहुत मुश्किल है। 300 एटीएम प्रेशर ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये हमेशा लगाना पॉसिबल नहीं होता। इससे बेटर ये होता है कि हम यहाँ को चेंजेस कर लें। अगर यहाँ हम कुछ चेंज कर लें तो वहां वाली रिएक्शन थोड़ी माइल्ड हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम क्या करते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन की थोड़ी सी मैकेनिज्म आपके सामने लिख रहे हैं एक स्टेप, फिर आप बताना क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म आप लिख रहे हैं आपके सामने। देखो ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, ये क्लोरोबेंजीन है बेटा हमारे पास, ठीक है। आप इस पर अटैक करा हमने न्यूक्लियोफाइल का, तो जैसे अटैक करेंगे बॉन्ड इधर मूव करेगा, इधर नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव आया, जिस कान पर पॉजिटिव उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये इसका इंटरमीडिएट बन गया। देखो आप यहाँ पर है Cl, यहाँ पर क्या आ गया Nu, ये नेगेटिव और ये बन गया, ये इस रिएक्शन की RDS है। यह है, इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? अरे डर क्यों रहा, कार्बन पर नेगेटिव ही तो है, कार्बन आयन है ना भाई, कार्बन पर नेगेटिव ही तो आ रहा है, कार्बन नेगेटिव नहीं है।
तो कार्बन आयन है। आपने एरिनियम आयन पढ़ा होगा ना, एरिनियम नहीं है, एरिनियम में IUM होता है, पॉजिटिव के लिए लगाते हैं, ये एरिनियम नहीं है, लगाते ना ARENIUM। IUM कब लगाते हैं बेटा आप? जब पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो इधर अगर ऐसा होता तो आप इसको एरिनियम बोलते, डरो मत, या कार्बोकैटायन भी बोलते। अब अगर नेगेटिव आया है तो एरिनियम तो नहीं है ना ये, पर कार्बेनाइन तो है, इसका इंटरमीडिएट क्या बनाया? कार्बेनाइन। एरोमेटिक की एसएन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बेनाइन है। हो गया। अब ऐसा कोई भी फैक्टर जो कार्बेनाइन को स्टेबल करेगा वो इन रिएक्शन कंडीशन को माइल्ड करवा सकता है। इंटरमीडिएट तो कार्बेनाइन ही है ना। बताइए कार्बेनाइन को स्टेबल कौन करता है? +I +M -I -M, -I करता है। तो अगर हम इस रिंग में -I या -M वाले ग्रुप लगा दें ऑर्थो पैरा पर, तो वो हमारे कार्बेनाइन को स्टेबल कर देगा, और अगर कार्बेनाइन को स्टेबल करेगा तो ये वाली कंडीशन हम माइल्ड कर सकते हैं। तो एक तो इसका इंटरमीडिएट बना कार्बेनाइन। अब अगर -I और -M आपने लगा दिया तो ये रिएक्शन माइल्ड कंडीशन में हो जाएगी बेटा। तो अगर हमने ऐसा करा कि क्लोरोबेंजीन ले लिया और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दिया, देखो ठीक है। या फिर हमने ऐसा करा कि पैरा पर NO2 लगा दिया, ठीक है। या फिर हम ऐसा करने वाले हैं कि मेटा पर लगाने वाले हैं। अभी पहले ऑर्थो पैरा देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये वाली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे बेटा, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव पर NU आएगा। तो ये Cl, यहाँ पर NU, ये है NO2 और ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे आएगा। देखो आप एक बार अपने हाथ से बनाकर देखो अपनी कॉपी पे ये स्ट्रक्चर, आप तो समझ में आएगा आपको। रहने दो उसको, बंद रहने। ऑर्थो का बनाया ना, पैरा का बनाइए ऐसे। अरे हमने ऑर्थो पैरा दोनों पे लगा दिया, केवल पैरा पर लगा दो आप। बना बेटा इसका स्ट्रक्चर पैरा वाला। क्या इधर से रहा है? हाँ पैरा का बना लिया बेटा आपने, बनाओ बनाओ। आप जैसे ही ऑर्थो का बनाएंगे ना पैरा का बन जाएगा। बनाइए पैरा का। हाँ पैरा बनाइए। बना लिया, बना लिया आपने। क्या करा है बताओ, इस बॉन्ड को कहाँ मूव करें? यहाँ पर है ना, वेरी गुड। एक बार यहाँ करना पड़ेगा ना, तो कोई न्यूक्लियोफाइल तो Cl के पास में आएगा, फिर सेकंड टाइम यहाँ आएगा। जिन्होंने ऐसा बनाया वो करेक्ट है। तो पैरा वाले का ऐसा बनने वाला है बेटा, ये Cl
यहां पर NU होगा, ये इधर NO2 माइनस होगा और ये नेगेटिव चार्ज। देखो ऐसे बनाया आपने। चलिए मेटा और बना दो बस एक बार। हाँ ये बनाइए बेटा आप। जो बना ले मेटा का वो हाथ खड़ा कर देना। बना लिया आपने? नहीं बना? ये बोले मेटा का नहीं बनेगा। बन गया? बताओ क्या करा है, इस बॉन्ड को कहाँ घुमाया है? मेटा पर स्ट्रक्चर बनाने को समझ रहे हैं आप? मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? हाँ? नहीं अर्थ बराबर तो आ गया। अब बोले मेटा पे आ रहा है क्या किसी का? ऐसा कोई है जिसका मेटा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो? नहीं ऑर्थो पे तो अपने लगा लिया ना बेटा, पेड़ पे भी लगा लिया। अगर देखो अगर आप इसको घुमाते हैं कहीं से तो इसको घुमाएंगे, अभी तो ये घूमेगा ही, NO2 नीचे है ना, तो आप इसको यहाँ लेकर आए होंगे, आए तो ये यहाँ पर आएगा ना बेटा, ये आएगा ना। तो ये पक्का है कि अगर आपने NO2 को मेटा पर लगाया है तो नेगेटिव चार्ज को NO2 से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब मेटा पोजीशन NO2 से अनइफेक्टेड रहेगी। आपने खुद ही देख लिया ड्रॉ करके। तो मेटा पर आप NO2 लगा दो मत लगाओ, उसको कार्बन आयन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ आ गई होता बात? क्योंकि देख लो आप आपके सामने नहीं बन रहा है, तो ये नॉट अफेक्टेड है। तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है भाई, ये देख लेते हैं हम। अगर आपने ऑर्थो पर लगाया है बेटा तो ये नेगेटिव ऑर्थो पर आ गया। अब ये क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है कि इंटरमीडिएट है ना ये कार्बन आयन, तो NO2 ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को अब स्टेबल कर रहा है। स्टेबल कैसे करेगा? जो भी इस नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग से निकाल के बाहर ले जाएगा वो उसको स्टेबल कर देगा। बिकॉज कार्बन पर अगर पॉजिटिव आए तो उसको प्रॉब्लम है, नेगेटिव आए तो उसको प्रॉब्लम है। तो इस रिंग को प्रॉब्लम तब नहीं होगी जबकि यहां से नेगेटिव न्यूट्रल हो जाए और बाहर नेगेटिव कहीं भी जाए वो। तो अगर आपने यहाँ पर बेटा ये ऑर्थो पर लगा रखा है ना, तो इसके साथ देखो रेजोनेंस में आ गया नहीं, जैसे आएगा ना ये नेगेटिव यहाँ होगा और ये यहाँ पर होगा, देखो आप बाहर कर दिया उसने बेंजीन रिंग से। तो NO2 ग्रुप ने नेगेटिव चार्ज को बेंजीन रिंग से बाहर करवा दिया, स्टेबल कर दिया। समझोगे स्टेबल कैसे कर दिया? कार्बन के सर का सरदर्द तो खत्म कर दिया उसने, उसको तो न्यूट्रल कर दिया। तो ये हुआ ऑर्थो पोजीशन का स्टेबलाइजेशन बेटा। ऐसे ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर Cl NU, ये बॉन्ड ऐसे रहेंगे, यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, ये होंगे। हो गया? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया ना, किसी के ऊपर भी जाए, हमारी साइड से किसी के ऊपर भी जाए, पर कार्बन का सरदर्द खत्म हो गया। प्रोडक्ट तो कार्बन का बनाना है ना हमने, तो इस तरह से NO2 ग्रुप ने इसको स्टेबल कर दिया। अब आंसर टिक कर पाएंगे कैसे करा है? NO2 ने -M का यूज करके नेगेटिव चार्ज को रिंग से आउट करवा दिया, इस तरह से कार्बन आयन को से स्टेबल कर दिया। समझ गए बात? सेम काम वो पैरा में भी करेगा ना बेटा। पैरा में यहां पर नेगेटिव है ना, अभी ये देखो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज अब पैरा पर आया बेटा, ये नेगेटिव यहां पर होगा और ये यहां पर बनेगा। तो ये है पैरा का। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कराओगे तभी आपको आएगा, वरना आप आंसर टिक नहीं कर पाओगे आप। दो क्वेश्चन बनेंगे इससे कि आप एक तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर बनाओ, तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट तो कौन सा बना है बेटा, ये वाला। इसका स्टेबलाइज्ड फॉर्म कौन सा बना है?
ये वाला, इसका पैरा वाला डायरेक्ट इंटरमीडिएट ये वाला है, और स्टेबलाइज्ड फॉर्म ये वाला है। जो मेटा वाला है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा NO2 ग्रुप से, करवा लो आप अटैक। जैसे मेटा पे अटैक तो होगा ना, मेटा का इंटरमीडिएट तो बनेगा ना, मेटा का इंटरमीडिएट बना जरा, इसका इंटरमीडिएट ऐसे घूमेगा ये बॉन्ड, ऐसे ही घूमेगा ना मेटा पर, तो इंटरमीडिएट तो इसका बनेगा Cl, इधर Nu, और यहां पर क्या होगा नेगेटिव, ये N डबल बॉन्ड हो और ये बन गया। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने की कोशिश कर भी रहा है तो कैसे होगा ये, इस मेटा वाला देखो आप, ये यहां पर होगा, ठीक है ना, तो फिर ये वाला बॉन्ड यहां पर होगा, तो फर्क क्या पड़ा, बेंजीन रिंग पर तो नेगेटिव ही रहा ना, NO2 उसको आउट नहीं कर पाया, तो इसलिए मेटा पर NO2 ग्रुप कुछ नहीं कर पाता। इंटरमीडिएट तो बनेगा उसका ये वाला, पर NO2 के डायरेक्शन में वो नहीं आ रहा है। समझ आएगा बेटा सबको। ArSN2 ये रिएक्शन है SN इन एरोमेटिक, SN इन एरोमेटिक का इंटरमीडिएट हमने बनाया है कार्बेनाइन, जबकि उसका था कार्बो कैटाइन। कार्बेनाइन में या तो आप ड्रास्टिक कंडीशन ले लो, या फिर रिंग में आप -I और -M वाले ग्रुप लगा दो, वो भी कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर, तो हम कंडीशंस को थोड़ा माइल्ड कर सकते हैं, मेटा पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमने मैकेनिज्म से देख लिया, मैकेनिज्म में आपने तीनों के इंटरमीडिएट बना लिए और तीनों का स्टेबलाइज स्ट्रक्चर भी देख लिया बेटा, ठीक है। अब हम रिएक्शंस लिख रहे हैं 4 आपके सामने बेटा, उनके प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, ये NO2 लगा देते हैं, NaOH एक्वस, यहाँ पे कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करना है। इसके बाद हम इस NO2 को दोनों पोजीशन पर लगा देते हैं, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, और फिर NaOH लगा देते हैं हम, एक्वस, और एक लास्ट टॉपिक में हम ये Cl NO2 ये लगा दें, सॉरी ये Cl NO2 ठीक है, मतलब हमने केवल ये ऑर्थो पे लगाया है, फिर ऑर्थो पैरा दोनों पे लगा दिया, फिर दोनों ऑर्थो पैरा पे लगा दिया। तो आप बताइए रिएक्शंस को हमें माइल्ड करना पड़ेगा कि ड्रास्टिक करना पड़ेगा, मतलब पहले से टेम्परेचर प्रेशर कम करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि जब कुछ नहीं लिया आपने तो 623 और 300 था, अब आपने एक NO2 लगा दिया तो कम लेना पड़ेगा ना टेम्परेचर, तो सपोज पहले 600 कुछ था ना, अब आप इसको डाउन करके 523 कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उससे डाउन करना है, पहले टेम्परेचर में कम करना है, 400 कर लो, एनसीईआरटी में 400 लिखना है, प्रेशर कम कर दो आप, 300 की जगह 200 कर दो, तो यहां पर तो इससे भी माइल्ड होगा कि नहीं होगा, दो NO2 आ गए ना, तो इससे भी कम कर दो आप, ये कह रहा है 350 लिख रहा है उसमें, हमें तो याद नहीं एग्जैक्ट, ये प्रेशर भी और कम कर दो, ऑलमोस्ट हाफ कर सकते हैं आप, और यहाँ पे तो ये होगा, इसका कॉमन नेम क्लोरोपिक्रिन है बेटा, उसको याद कर लेना, क्लोरोपिक्रिन, CHLOROPICRIN, क्लोरोपिक्रिन, ये कॉमन नेम है बेटा इसका। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को क्लोरोपिक्रिन बोल रहे होते हैं बेटा, ठीक है।
ये इतना ज्यादा रिएक्टिव बना दिया, इसका CCl बॉन्ड हॉट वाटर से टूट जाएगा। देखो आप, मतलब आपको OH माइनस के लिए NaOH भी बेस नहीं करना, OH माइनस चाहिए। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव हो चुका तीनों NO2 ग्रुप के कारण कि केवल हॉट वाटर वाला OH माइनस यहाँ काम कर देगा हमारा। थोड़ा सा गर्म करा, हॉट वाटर डाला हमने, और Cl को कौन रिप्लेस कर देगा? वाटर का OH माइनस। कितना ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तीनों NO2 ग्रुप ने इसको इतना ज्यादा रिएक्टिव कर दिया। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पिक्रिक एसिड। ये है पिक्रिक एसिड। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली, बिकॉज ये तो वाटर से ही काम चल रहा है हमारा, कि तीनों NO2 ग्रुप ने इसको हाईली रिएक्टिव बना दिया। इस बॉन्ड को कैसे बना दिया? कार्बन आयन को इतना ज्यादा स्टेबल कर दिया है तीन तीन NO2 ग्रुप ने। और इनके प्रोडक्ट तो वही नॉर्मल बनने वाले हैं, Cl की जगह OH लगाना है आपको। ये ऐसे रिएक्शन कंप्लीट हो गई बेटा। अब बस 5-7 मिनट का काम और बचा है, टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आप सेकंड रिएक्शन करेंगे बेटा। अच्छा, इसमें नेटा में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसको रफ कर देंगे बेटा। आप सेकंड टाइप की रिएक्शन करते बेटा, हम ES रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेटा। तो इस पर हमें E+ का अटैक करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो आप इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो बना लेंगे बेटा इसके। क्लोरोबेंजीन में जब हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां आता है बेटा, बताओ? नेटा पे तो नहीं आता ना। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पर होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा? प्लस वाला माइनस पे अटैक करेगा ना, तो ऑर्थो और पैरा पर होगा। मतलब ये है कि क्लोरोबेंजीन में प्लस एम इफेक्ट होगा, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होगा। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप क्लोरोबेंजीन और बेंजीन, एक तो आपने बेंजीन ले लिया, एक आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, दोनों में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, मतलब दोनों में ES रिएक्शन हो सकती है, इसमें और इसमें। पूछेगा कि ES रिएक्शन में ज्यादा रेट किसकी होगी? देखो एक सेकंड, रेट ज्यादा उसकी होगी जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा होगा, है ना, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि अगर आप रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा ना। ES में अटैक किसका होगा? E+ का होगा ना बेटा। तो जो भी रिंग पर नेगेटिव ज्यादा क्रिएट करवा पा रहा होगा उसमें अटैक फास्ट होगा और इसकी रेट ज्यादा होगी। आप कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में ज्यादा होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप में से कोई? तो ये तो रॉन्ग आंसर है, सही आंसर बताओ। बेंजीन और क्लोरोबेंजीन को अगर हम कंपेयर करें तो ES की रेट किस में ज्यादा होगी, ये बताओ? बेंजीन में ज्यादा होगी। देखो क्योंकि क्या होगा कि जो Cl है उसमें -I ग्रेटर देन +M चल रहा है बेटा। जितने भी हेलोजन है ना कि उनमें ऐसा होता है कि I और M में -I बड़ा +M छोटा है। तो क्लोरोबेंजीन
ईएस रिएक्शन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होगा, आप लिख लो नोट लगाकर, ईएस रिएक्शन डालो बेटा टॉपिक, फिर लिखो आप क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड, क्लोरोबेंजीन is ortho para directed towards ES reactions. Chlorobenzene is ortho para directed towards ES reaction because due to plus M effect, of halogen, electron density increases at ortho para position. Due to plus M effect of halogen, electron density increases at ortho para position. Therefore electrophile attack at ortho para position. तो ये तो हमने रीजन लिख दिया कि ऑर्थो पैरा पर क्यों जा रहा है, बिकॉज आप ऐसे बनाएंगे ना स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पर आएगा, फिर किस पर आएगा, पैरा पर। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बट क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा, बट क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, but chlorobenzene is less reactive than benzene towards ES reaction. Due to, ये लिख लो आप, minus I is greater plus M effect. Of Cl, but chlorobenzene is less reactive than benzene towards ES reaction due to minus I is greater than plus M effect of chlorine. देखो ऑर्थो पैरा तो होगा वो, बट बेंजीन के कंपेयर में ये कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि देखो Cl क्या कर रहा है, प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, तो बेंजीन लिंक की साइड इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर रहा है बेटा, ठीक है, जैसे आपको ट्रांसफर करते दिख भी रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, बट इसका माइनस आई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे समझ लो कि दिखाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर एक्चुअल में 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर खींच रहा है। माइनस आई पुल करेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो Cl बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है और प्लस में करंट दे रहा है, तो देता हुआ तो आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पे आ रहा है, दिखाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर एक्चुअल में कितने के बराबर खींच रहा है, 3 के बराबर। तो ओवरऑल तो लॉस हुआ ना बेंजीन के कंपेयर में, तो माइनस आई प्लस एम का मतलब यही है कि 2 दे रहा है पर बदले में 3 के बराबर वो पुल कर रहा है, तो ओवरऑल मिलाकर बेंजीन के कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसलिए लेस रिएक्टिव होगा। अब हम ईएस रिएक्शन के एग्जांपल्स लिखने वाले हैं जो सभी में होंगे सेम, तो लिखिए एग्जांपल ऑफ ईएस रिएक्शंस। एग्जांपल ऑफ ES reactions. नंबर 1 लिखिए बेटा आप, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है आपका इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन आने वाला है, तो क्लोरोबेंजीन, और यहां पर हम हेलोजन ले लेंगे Cl2 Br2, 2 में से कोई लेना आप, I2 और F मत लेना आप, बिकॉज F एक्सप्लोजिव होता है और I2 जरूरत से ज्यादा नॉन रिएक्टिव होता है, तो आपको Cl या Br में से कोई लेना है। आपने Cl2 लिया है, पर आपको क्या चाहिए बेटा, Cl प्लस चाहिए ना, तो हम Cl2 को Cl प्लस बनवाने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 इसके एक Cl को खींच लेगा, तो बन जाएगा AlCl4 माइनस और बचेगा Cl प्लस, वो Cl प्लस एक बार आएगा ऑर्थो पर, एक बार आएगा पैरा पर, ठीक है।
AlCl3 Cl2 में से Cl माइनस को खींच लेगा, क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस, बचेगा कौन Cl प्लस, वो Cl प्लस एक बार ऑर्थो पर आएगा एक बार पैरा पर आएगा। तो ये बन गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस एक बन रहा होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। वैसे तो ऑर्थो और पैरा में ज्यादातर मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही बन रहा होता है क्योंकि वहां पर स्टीयरिक हाइंड्रेंस कम होती है, पर ये हमेशा सही नहीं होता, कई बार डेटा चेंज हो जाते हैं किसी रीजन से, पर आपको कुछ पता नहीं है, कुछ रीजन नहीं लग रहा तो पैरा को आप मेजर मार्क कर देना। वैसे बोर्ड ऐसा पूछेगा नहीं, वो तो दोनों प्रोडक्ट पूछेगा, ऑर्थो प्लस पैरा बनता है। तो ये तो हुआ हेलोजिनेशन बेटा। सेकंड करवाएंगे हम नाइट्रेशन। इसका इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होता है बेटा, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल लिखते हैं बेटा आपको। क्लोरोबेंजीन, इसको रिएक्ट करवा दो आप HNO3 से, HNO3 का इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस बनता है, बस फिलहाल आप ही देख लेना कैसे बनता है, वो बाद में सीख लेना। अब NO2 प्लस बनेगा, एक बार ऑर्थो पर जाएगा एक बार पैरा पर जाएगा। और थर्ड रिएक्शन होगी बेटा फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें ए पार्ट में आपका क्लोरो, ये वाली इंपॉर्टेंट है थोड़ी फिडल-क्राफ्ट, इसमें से पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछेंगे वो ज्यादा क्योंकि इससे कन्वर्जन आएगा फिडल-क्राफ्ट से आपको, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे। तो क्लोरोबेंजीन इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, ए पार्ट में हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड से, और बी पार्ट में इसको रिएक्ट करवाएंगे एसाइल हैलाइड से। एसाइल मतलब होता है COCl और लगा देंगे बीच में, ये दोनों ही फिडल-क्राफ्ट से बेटा। ये आप जहां पर भी पढ़ेंगे ना BS, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड पूरे एरोमेटिक का फिक्स एग्जांपल होते हैं ES रिएक्शंस के बेटा। हमारा ये प्रोडक्ट कुछ लेना पड़ेगा क्या, ऐसे हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल बनवाना पड़ेगा ना बेटा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना पड़ेगा, तो आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लो बेटा, AlCl4 माइनस होगा और CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, एक बार ऑर्थो पर जाएगा एक बार पैरा पर। तो ये ClCH3 प्लस ClCH3, ठीक है, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पर आ गया। इसमें भी आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या असाइल बन जाएगा, मतलब CO वाले कांड प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना ऐसे। तो ये Cl और यहां पर होगा COCH3, और एक बार पैरा पर होगा। ये पैरा पर लगा लेना बेटा। COCH3 ग्रुप को एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पर लगाना है बेटा। इसका नाम क्या होगा, ये COCH3 वाले का 2-क्लोरो एसिटोफिनॉल। हाँ, ये 2-क्लोरो या फिर ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल लिख लो, जिनको नहीं पता वो नेम लिख लेना बेटा आप। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, फिनॉल लगाना, फिनॉल PHENONE, वो है पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। इसके बाद इसमें रिएक्शन विथ मेटल्स कॉमन होती है दोनों, वही वाली लिखना है, Mg वाली और Na वाली बेटा। इसमें हमारी प्रिपरेशन मेथड में तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमसे छूट गई है, वो बस 2 मिनट में आप ऐड कर लो। प्रिपरेशन मेथड जो हमने लिखा था
तो उसमें दो रिएक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दोनों नेम रिएक्शन है दोनों। हाँ नोट कर लो ना बेटा, हम नहीं मिटा रहे नीचे वाला। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर लेना बेटा आप। ये प्रिपरेशन मेथड वाले टॉपिक में ऐड करना है बेटा आप। जो बनाया ना हमने, एल्कोहल से बनाया है, एल्कीन से बनाया है, उसमें देखो वो जो सारी मेथड आपने लिखी ना, उन सारी मेथड से हम RCl और RBr बना पा रहे थे बहुत इजीली। पर अगर हमें उन किसी मेथड का यूज करके RI बनाना हो या फिर RF बनाना हो, तो उनमें से वो किसी मेथड से नहीं बनेगा बेटा। हम वापस रिपीट कर रहे हैं, आपको जो प्रिपरेशन मेथड लिखवाई हमने स्टार्टिंग में, जैसे हमने एल्कोहल से बनाया पहले, फिर एल्कीन से बनाया, फिर एल्केन से बनाया, उन सारी मेथड में से आप किसी भी मेथड से RI और RF को इजीली नहीं बना पाओगे। Cl और Br को बना सकते हो आप। तो मान लो अब हमें RI या RF बनाना है, तो कैसे बनाए हम? तो हम क्या करेंगे बेटा कि जो मेथड हमने आपको नोट करवाए, उनमें से आप किसी भी एक मेथड का यूज करके या तो RCl बना लो या फिर RBr बना लो पहले, ठीक है? तो हम पहले बना लेंगे RCl सपोज। अब ये आपको बनाना पड़ेगा उन मेथड में, या फिर RBr बना लो आप, RCl या बना लो आप RBr। और अब आपको बनाना है कैसे RI, तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा NaI। अब NaI आप जैसे लेंगे, Cl और Br एक्सचेंज होगा I से और RI बन जाएगा। पर यहां पर हमें एसीटोन लेना पड़ेगा बेटा, तो बनेगा यहां पर RI और प्लस या तो फिर निकलेगा NaCl या निकलेगा NaBr, ये होगा ना। अब इस रिएक्शन में आपने क्या करा है बेटा, सिर्फ एक्सचेंज करा है ना हेलोजन का। भाई पहले Cl था तो आपने I लगा दिया, या फिर Br था तो I लगा दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम रखा गया है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कुछ नहीं करा, एक्सचेंज हुआ है ना। पर ये साइंटिस्ट के नेम पर है एक, Solfaing-Finkelstein रिएक्शन। ये साइंटिस्ट का नेम है बेटा, और कुछ नहीं। अब आपसे बोर्ड साइंटिस्ट का नेम नहीं पूछने वाला, उसको पूछना है कि आपने वहां एसीटोन क्यों ले रखा है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अगर हमें RI बनाना है तो क्या डायरेक्ट बनाना पॉसिबल है, या फिर हेलोजन एक्सचेंज से बनाओगे आप, तो ऑब्वियसली हेलोजन एक्सचेंज से बनाओगे। और आपसे पूछा है कि वो एसीटोन आपने वहां क्यों ले रखा है, तो अगर हम एसीटोन नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आपने एसीटोन नहीं लिया ना, तो बनते ही वापस ये बन जाएगा, RI बनेगा, फिर वो रिएक्शन करेगा NaCl से और ये बना देगा। ये एसीटोन क्या करता है, ड्राई एसीटोन NaCl और NaBr को क्या करता है, PBT करवा देता है, प्रेसिपिटेटेड करवा देता है, लिख लेना। ड्राई एसीटोन प्रेसिपिटेटेड NaCl और NaBr। अदरवाइज आप कुछ भी करते रहना, वापस वो रिवर्स होती जाएगी रिएक्शन, ठीक है। बस एक और बची है लास्ट, फ्लोरो बनाने के लिए, बस लास्ट। हाँ तो आप बस एक लिस्ट, स्वाट रिएक्शन है बेटा, ये स्मार्ट नहीं स्वाट है ना। ये RF के लिए यूज होती है बेटा, हाँ ये RF के लिए होती है, ये RI के लिए है ना बेटा। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको RCl लेना है या फिर RBr लेना है, ऑलरेडी बना हुआ। आपको इनके नाम याद करने हैं बस, या तो AGF ले लो आप, बिकॉज NCERT ने यही दे रखे हैं फिक्स, या फिर आप ले लो COF2, SPF3 या Hg2F2, ये चार नाम याद करने हैं आपको। इनमें से आप किसी भी ये ना मेटल फ्लोराइड का यूज करेंगे अगर, तो
Cl या Br डायरेक्टली रिप्लेस होगा F से। AgF, COF2, SbF3, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड, इन चारों में से किसी भी एक को लेना है बेटा आपको। तो Cl और Br डायरेक्टली रिप्लेस होगा फ्लोरीन से, और फ्लोरीन है तो किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट फिलहाल यहाँ नहीं है कि खुद ही बनकर आ रहा है वो। ठीक है, अब ये टॉपिक खत्म हो गया बेटा पूरा आपका। ओके चलिए, हाँ बेटा जा सकते हो, जाओ। हाँ बेटा, डाउट हमारी, मैंने पूछते अब क्या हुआ। हाँ